नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की राजनाथ सिंह से भेंट। नैनीताल में पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए मांगी जमीन। रक्षा मंत्री ने हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का चंपावत दौरा। कहा, जल्द होगी आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिकाओं की भर्ती। हर जिले में तैयार किया जा रहा डेटा। मंगलौर में हरीश रावत ने मांगा डोर टू डोर वोट। बोले, कांग्रेस को जिताएं, लोकतंत्र को बचाएं। बीजेपी प्रत्याशी ने किया नौकरी देने का वादा। हरिद्वार में दलित नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप। रेप कर हत्या करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले चढ़ा तापमान। बारिश के हल्के दौर के बाद उमस ने किया बेहाल। गुरुवार और शुक्रवार को भारी वर्षा का अनुमान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्हें राज्य की सभी जनता की ओर से फिर से रक्षा मंत्रालय का दायित्व मिलने पर उन्होंने बधाई दी। मुख्यमंत्री ने नैनीताल में पार्किंग सुविधाओं में विकास के लिए रक्षा संपदा की भूमि को राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में नैनीताल विश्व में पर्यटन के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। जनपद नैनीताल में विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम श्री कैंची धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। कैंची धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालु नैनीताल क्षेत्रों में ही रुकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जनपद चंपावत पहुंची बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से पहली बार प्रदेश स्तर पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण करते हुए पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही अब जल्द ही इन सभी केंद्रों पर सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। अभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरीके से ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सभी उच्चीकृत होकर आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में जो है हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ अब ये भूमिका निभा रही हैं। निश्चित रूप से उनके साथ में एक सहायिका की आवश्यकता है, उसके लिए जल्दी से रिक्रूटमेंट हम लोग करें, इसके निर्देश जो है विगत जब मैंने समीक्षा बैठक ली थी तो निर्देश दिए थे। निश्चित रूप से बहुत जल्दी जो है उसकी सहायिकाओं के संदर्भ में जो शासनादेश निर्गत होना है वो निर्गत करते हुए बहुत जल्द जो है सहायिकाओं की भी नियुक्ति हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर करेंगे। सरकार भले ही स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन भाजपा के विधायक ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि वो स्मार्ट सिटी के काम से नाखुश हैं और कई बार अपनी बात को प्रमुखता से रख चुके हैं। ड्रेनेज सिस्टम पर उठाए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे देहरादून के लिए 2000 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम प्लान लाया जा रहा है। इससे ये तो साफ हो गया है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुए वो बिना प्लानिंग के किए गए और एक बार फिर देहरादून की सड़कें खुदने वाली हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी को लेकर थोड़ा सा लोगों को भी अपना सोच स्पष्ट करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरे शहर में नहीं था, 10.5 वार्डों में है। हाँ, कुछ पेन सिटी प्रोजेक्ट हमने लिए हैं, लेकिन उसमें पूरे शहर का ड्रेनेज नहीं है। कुछ चुनिंदा स्थान पर है जहाँ पर स्मार्ट सिटी को अपना काम करना था। हालांकि उनके काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और समय समय पर हम लोगों ने अपनी बात कही है, लेकिन देहरादून का अगर ड्रेनेज ठीक करना है तो उसके लिए अभी हमारा अभियान चल रहा है। पूरे शहर में एक ड्रेनेज का हम लोग प्लान ला रहे हैं जो लगभग 2000 करोड़ रुपए का वो प्लान है। उस पर इस समय एक्सरसाइज चल रही है, उसकी जोनिंग हो गई है। जोनिंग वाइज उसका पूरा ड्रेनेज प्लान तैयार हो रहा है। आने वाले समय में पूरे देहरादून का ड्रेनेज ठीक करने के लिए सरकार काम करने जा रही है।
मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं कांग्रेस भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती। इसके चलते आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर में घर घर जाकर लोगों से मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को जीतना पड़ेगा। उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, बड़ा साथ दिया उन्होंने और फिर से उनसे आगे के लिए साथ मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। कितना सहयोग मिल रहा है, कितना अच्छा सहयोग देखे जो वातावरण है, हम तो घर घर जा रहे हैं, घूम रहे हैं और बिना ढोल के बिना उसके घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को उत्साह को देख करके, उनकी उपस्थिति को देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि हवा किस तरफ है। प्रदेश अध्यक्ष ने आज कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ग्राम प्रधानों को धमका रही है। हाँ, निश्चित तौर पर धमका रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे बस्ते रखवा देंगे और हम ग्राम प्रधानों से कहना चाहते हैं कि इस तरीके की धमकी के अंदर आप काम करेंगे तो ग्रामीण लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और उठ करके खड़े होइए। अब कांग्रेस आपके साथ है, हम लड़ाई लड़ेंगे। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने हर चौथे महीने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के 1000 लोगों को नौकरी देने की बात कही। आपको बता दें, ये वादा उन्होंने कुंवाहेड़ा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान दिया। कि मंगलौर को बेंगलोर बनाऊंगा, ये बन गया। आपकी अगर ताकत मेरे साथ ये लग गई है और मेरे बुद्धिजीवी भी लग जाए, सही बात को सही करें, तो ये मंगलौर बेंगलोर बनेगा। स्कूल भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे, विकास भी होगा, नौकरियां भी होगी। और अभी मैंने कहा है कि चौथे महीने में यहाँ से विधायकी बनने के बाद 1000 नौकरियां पहले जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको दी जाएगी और जैसे जैसे हो गए हर 4 महीने में 1000 आदमी लगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर धामी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने धामी सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान महिलाओं के साथ रेप की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ना तो पुलिस प्रशासन कहीं दिखाई दे रहा है और ना ही महिला एवं बाल विकास मंत्री कहीं नजर आ रही हैं। इस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इसको आज उत्तर प्रदेश और बिहार के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया धाकड़ धामी की सरकार ने। अगर मैं आज की बात करूं तो आज के प्रकरण में आप देखिए, हरिद्वार के बहादुराबाद में गैंग रेप हुआ है एक नाबालिग बच्ची के साथ, और केवल रेप ही नहीं हुआ, उसकी जघन्य और नृशंस हत्या कर दी गई है। ऐसे में इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त बताए जा रहे हैं। इसमें नेता हैं इनके ओबीसी आयोग के सदस्य आदित्य राज सैनी और इनके प्रधान पति अमित सैनी। अब आप देखिए, आगे बढ़ते हैं तो यही देहरादून का मामला बताया जा रहा है पटेल नगर का कि 6 माह की बच्ची और उसकी मां का शव मिला है शत विक्षत हालत में, और ये 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। क्या कर रही थी उत्तराखंड की पुलिस, क्या कर रही थी देहरादून की पुलिस, ये समझ से परे है। ये तीसरी खबर है आज ही की, जिसमें कि एक 15 वर्षीय यानी कि ये भी नाबालिग बच्ची है, तीसरा केस नाबालिग बच्ची का आज एक ही दिन में आ रहा है, जिसमें मुंह बोले मामा के द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया है। मंगलौर के कुरुड़ी गांव के जंगलों में पिछले दिनों खेत में काम करने गई महिला पर जंगली जानवर द्वारा किए गए हमले से महिला की मौके पर मौत हो गई थी। इसकी सूचना पाकर वन विभाग की टीम और मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसके बाद महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। हालांकि इसके बाद से ही लगातार जंगली जानवरों के हमले से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। में काम किया जा रहा था, जो स्पॉट पे हम खड़े हुए हैं, अचानक कोई जंगली जानवर आया और उन पे हमला करके, हमला इतना ज़बरदस्त था कि मौके पे उनकी डेथ हो गई। जैसे ही हम लोगों को पता चला, हमारी टीम, रेस्क्यू टीम और जो ट्रैंकुलाइज टीम होती है, सब हम लोग इकट्ठा हुए और मौके पे जाके पग माग वगैरह देखे गए तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा कि ये गुलदार का हमला है। तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया और हमारे द्वारा उसमें पिंजरा लगाया गया और पूरी कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह से हम उसको रेस्क्यू करेंगे हर हालत में। जोशीमठ ब्लॉक का एक ऐसा दूरस्थ गांव है जिस गांव का नाम एरा है।
बड़ी बात तो यह है कि जो एरा गांव का पिछले कई साल पहले ही पूरी तरह से पलायन भी हो चुका है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, दूरसंचार और अन्य सुविधाओं से कोसों दूर ये गांव पलायन के बाद से पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। हरेला के लिए वन विभाग ने रखा लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। के अंतर्गत एक ऐसा दुरस्त गांव आता है जिस गांव का नाम एरा गांव है। और आपको बता दें कि जिस एरा गांव तक जाने के लिए कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। बड़ी बात तो यह है कि एरा गांव विगत कई वर्ष पूर्व में ही पूरी तरह से प्लान हो गया। कारण है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, दूरसंचार और विद्युत की सुविधा न होने के चलते एरा गांव पूरी तरह से प्लान हो गया। अब तो एरा गांव में जाने में भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ जंगली जानवर आए दिन घूमते हुए नजर आते हैं। पूरा गांव खंडर में तब्दील हो गया। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। स्तर पर करीब 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। हरेला एक हिंदू त्योहार है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। ये शांति, समृद्धि, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का त्योहार है। ये भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के धार्मिक उत्सव के साथ मेल खाता है। अब ये त्योहार पूरे उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। इस बार हरेला का लक्ष्य काफ़ी अधिक रखा गया है, लगभग 50 लाख पौधों का। उसमें कई विभागों को जोड़ा जा रहा है, उद्यान विभाग, अन्य विभाग, ये सब तो करके हम लोग 50 लाख पौधे इस साल लगाने का लक्ष्य है। और इसके संबंध में जो शासनादेश है वो भी निर्गत होने वाला है और हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। एक केंद्रीय कार्यक्रम यहाँ पे भी होगा जिसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि वो आएँ और हमें आशीर्वाद दें। और इसके अलावा हर सेक्शन स्तर पे हमारे यहाँ हरेला के कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि हरेला के जो मैसेज है वो जन पिथौरागढ़ जा रही रोडवेज बस ने एक बार फिर यात्रियों को धोखा दे दिया। दरअसल बस 30 यात्रियों को लेकर देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही थी। पिथौरागढ़ डिपो की रोडवेज बस लोहाघाट के मानेश्वर के पास बस हॉज पाइप फटने से सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई, जिसके कारण बस में बैठी 30 सवारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवारी में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल थे। आपको बता दें, आजकल लगातार रोडवेज की खटारा बसें रास्ते में खराब होकर खड़ी हो रही हैं। रोडवेज कर्मी लंबे समय से सरकार और परिवहन निगम से नई बसों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। समय पूरा करने के बावजूद बसों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, जो यात्रियों और चालक परिचालक की जान के साथ खिलवाड़ है। रामनगर में भारत विकास परिषद की रामनगर शाखा द्वारा अग्रवाल सभा भवन में रक्तदान और आंखों की जांच के निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का लाभ रामनगर के कई लोगों ने लेते हुए संस्था के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम के आयोजक प्रवीण गुप्ता ने बताया कि संस्था की तरफ से पहले भी समाज हित के लिए इस तरह के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। परिषद द्वारा नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाते हैं। आज भी उसी क्रम में हम ये कैंप लगा रहे हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन भी लिया जा रहा है और CL गुप्ता आई हॉस्पिटल के द्वारा हम आई चेकअप करा रहे हैं और संकल्प पत्र भी भरवा रहे हैं। हमारा आज का जो सबसे मेन कार्यक्रम है वो नेत्रदान संकल्प है, जो एक कहावत बनी हुई है कि जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। उसी संकल्प को हम पूरा करते हुए आज नेत्रदान संकल्प पत्र का आज शुरुआत कर रहे हैं। सामाजिक सरोकारों को समर्पित लोक पंचायत सदस्य भारत चौहान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रसिद्ध पीठ हनाउलू महासू महेंद्र का जो चित्र है वो भेंट किया
और भेंट कर जौनसार बावर का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हनोल स्थित महासू देवता के मंदिर में आने का निमंत्रण भी देना चाहिए ताकि इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। देश के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनोल स्थित महासू देवता का चित्र भेंट किया। और जब हम अनोल को 5वां धाम घोषित करने की बात करते हैं तो ये प्रयास कहीं ना कहीं सार्थकता की ओर जाते हैं। और ये भी बेहद खुशी है कि सरकार ने विधिवत अनोल को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है। हो सकता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो देव कारिंदे हैं, देवता से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो मुआवजे की राशि है उसको बढ़ा लेना चाहिए। उनको भी मंदिर के इर्द गिर्द ही बसाना चाहिए ताकि जो वहाँ की देव परंपरा है, वहाँ की लोक संस्कृति है, वो भी जिंदा रहे। और प्रधानमंत्री जी का तो महासू देवता के प्रति लगाव आई है। विगत दिनों जब हिमाचल प्रदेश प्रवास पर आए थे तो उन्होंने महासू देवता का वहाँ जयकार भी किया। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने नीति घाटी के सबसे दूर स्थित पोलिंग बूथ नीति गमशाली मलारी का निरीक्षण कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पोलिंग बूथों पर मरम्मत, रंगरोगन के साथ पेयजल, बिजली, रैंप और मतदाताओं के लिए दूसरी मूलभूत सुविधाओं को 30 जून तक दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर प्रारूप के मुताबिक जरूरी जानकारी अंकित की जाए। वोटर स्लिप का 100% वितरण करते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जागरूक करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार सीमांत नीति माणा घाटी के 3838 माइग्रेंट पर मतदाता अपने मूल गांव में ही मतदान करेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घनानंद शर्मा ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में बड़ी मजबूती से इन उपचुनावों की दोनों सीटों को बहुत भारी अंतर से जीतेगी। भाजपा से जनता का मन भर चुका है। खुद भाजपा के पास ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं हैं कि जो मंगलौर सीट से उनके प्रत्याशी हो सकें। उनके सारे प्रत्याशियों ने, जो प्रदेश के जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इसलिए उन्होंने हरियाणा से अपने किसी धनाढ्य को बुलाया है। तो मुझे लगता है कि भाजपा चुनाव मैदान में कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। इसलिए कांग्रेस उपचुनाव में दोनों सीटों पर भारी मतों से जीतेगी। उपचुनाव के चलते मंगलौर के एक निजी होटल में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है, नहीं तो ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों का उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमको फ़ोन भी आए हैं जिनका ये कहना है कि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के हम मतलब ढंग से काम नहीं करने देंगे और हम लोगों को मदद करो। साथ में राशन डीलर्स जो हैं उन लोगों पे भी अनावश्यक दबाव है और निश्चित ही वो भी दबाव में कहीं ना कहीं अब हर आदमी किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है और उनमें से जो हमारे आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि साहब इस तरीके से दबाव है, हम लोग खुल के नहीं आ सकते। तो निश्चित ही बीजेपी धनबल का भी इस्तेमाल कर रही है, बाहुबल का इस्तेमाल भी कर रही है और प्रशासन का भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आने वाला समय दिल्ली ने जता दिया कि परिवर्तन आएगा और जो लोग इस चीज़ में संलिप्त हैं आने वाले समय में उनका भी हिसाब हम लोग करेंगे। तो करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगरपालिका में पेयजल संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा पानी की बाल्टियां ढो ढो कर परेशानी में आ गए हैं। कई बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो आंदोलनकारियों ने एक अलग ही रास्ता ढूंढ लिया। दरअसल भजन कीर्तन कर सरकार को जगाने का आह्वान करते हुए मांगों के निस्तारण की उम्मीद जताई गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि 21 दिन से क्रमिक धरना दिया जा रहा है। अगर जल्द पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली तो 6 जुलाई यानी कि शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। में 3 महीने से जो है पेयजल की बहुत समस्या है। लोगों को पीने तक के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है और 6 जून से तो यहाँ पर जो है कर्मिक अनशन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। लेकिन अभी तक जो है सरकार इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी नलकूप योजना स्वीकृत हुई है लेकिन वो ना के बराबर है, क्योंकि
30,000 से ऊपर आबादी इस समय बड़कोट की है और यात्रा लाइन अलग से है, तो पानी की तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो पंपिंग पेयजल योजना है उसका स्वीकृत होना बहुत ज़रूरी है। नगरपालिका खटीमा क्षेत्र में सब्जी मंडी में अतिक्रमण एक विवाद का मुद्दा बनता जा रहा है। जहां एक तरफ चौकी चार्ज सब्जी मंडी में अतिक्रमण को लेकर लगातार चालान काट रहे हैं, वहीं सब्जी मंडी के व्यवसायी इसको संदीप पिलखवाल चौकी इंचार्ज की ज्यादती बता रहे हैं। वहीं सब्जी व्यापारियों का कहना है कि जो व्यापारी रोज के 200-250 रुपये कमा रहा है, उस पर रोजाना 1000 रुपये का चालान अतिक्रमण के नाम से काटा जा रहा है। इस पर व्यापारियों में बड़ा रोष है। वहीं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने कोतवाल खटीमा से इस संबंध में बातचीत की। इस पर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। पहले नगरपालिका ने एक व्यवस्था दी थी, पीली पट्टी और बीच में ठेले की व्यवस्था, और वहाँ लोग तखत लगाने लगे तो व्यापारियों ने ऑब्जेक्शन किया, तो हटाया गया। उसके बाद अंदर सब्जी मंडी में चालान हो रहे हैं। हमारा ये कहना है कि 27 तारीख को हम बैठेंगे, कल एसडीएम वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद तय कर लेंगे नगरपालिका और पुलिस प्रशासन और जो है व्यापारियों को बिठा के इनके आपस में बातचीत कराएंगे, जो रास्ता निकलेगा उस पर। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तथा पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ अतिक्रमणकारियों द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है, उन सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है। इसी क्रम में खटीमा पुलिस द्वारा कुछ दिनों से खंडा मार्केट में फल व्यापारियों द्वारा सड़कों का किया गया अतिक्रमण को मुक्त करने की कार्रवाई की गई है। प्रायः देखा जा रहा था कि खंडा मार्केट में फल व्यापारियों द्वारा जो दुकानें लगाकर अपने सड़कों को अतिक्रमण किया गया था, उन पर जो आने जाने वाले व्यापार में आने जाने वाली महिलाओं और पुरुषों को जो परेशानियाँ हो रही थी। हमें बंडर जोन का कई सालों से आश्वासन दिया जा रहा है, तो बंडर जोन जगह सब्जी वालों को ठेले वालों को दी नहीं गई आज तक, और अतिक्रमण के नाम पे सब्जी वालों के 1000 रुपये चालान करे जा रहे हैं। सुबह भी 1000 रुपये चालान करा जा रहा है, शाम को जा रहे हैं। चौकी इंचार्ज कुछ अत्याचार ज़्यादा कर रहे हैं। चौकी इंचार्ज के जरिए से बेचारा पूरा व्यापारी परेशान है, तो चौकी इंचार्ज जो है बिल्कुल जो है व्यापारियों के साथ में सामान फेंक रहे हैं और 1000 रुपये चालान बेचारा गरीब आदमी 250 रुपये पैदा कर। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।